नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुबह के मुख्य समाचारों में। इस बुलेटिन में हम आपको बताने वाले हैं मुख्य खबरें, ताज़ा खबरें, फटाफट सभी बड़ी घोषणाएं। 1 नवंबर से काफ़ी बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हैं। आपको हमारे साथ इस बुलेटिन में बने रहना है, पूरा देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी पहली खबर है वो ये है कि 1 से 3 नवंबर और 10 से 12 नवंबर के बीच शराब की बिक्री पर प्रतिबंध। जी हां, बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त ने 1 नवंबर को शाम 5 बजे से 3 नवंबर की मध्यरात्रि 5 बजे तक और 10 नवंबर को सुबह 6 बजे से 12 नवंबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक विशिष्ट क्षेत्रों में शराब या किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री, खपत, खरीद और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम राजा राजेश्वरी नगर आर नगर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए उठाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चलिए साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बांधों के सुधार व रखरखाव कार्यक्रम को मिली मंजूरी। 19 राज्यों के 736 बांध किए गए हैं चयनित। देश में बांधों के सुधार और रखरखाव कार्यक्रम के दूसरे व तीसरे चरण को सरकार ने बुधवार को मंजूरी दे दी। इसमें 19 राज्यों के 736 बांधों को चयनित किया गया है, जिनमें सुधार को अगले 10 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। इस सिलसिले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के प्रस्ताव पर गुरुवार को कैबिनेट की मोहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं हमारी अगली बड़ी खबर, 1 नवंबर से सिलेंडर बुकिंग, रेलवे से जुड़े इन नियमों में होगा बदलाव। आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। विभिन्न चीजों से जुड़े नियमों में किसी तरह के बदलाव अमूमन अगले महीने की पहली तारीख से ही लागू होते हैं। इसी तरह से 1 नवंबर 2020 से विभिन्न नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। गैस सिलेंडर बुकिंग से लेकर ट्रेनों के टाइम टेबल में 1 नवंबर से बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले कि देश के 100 स्मार्ट शहरों में 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए ओटीपी अनिवार्य हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि देश के अग्रणी एलपीजी गैस रिटेलर इंडियन गैस ने गैस बुकिंग के लिए अपना नंबर बदल दिया है। नंबर कंपनी ने अब पूरे देश में कॉल या एसएमएस लागू कर दिया है। इससे इंडियन के देश भर के ग्राहकों को काफी अधिक सहूलियत होगी। नंबर 7718955555 पर कॉल या एसएमएस के जरिए ही जो है कार्य होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 1 नवंबर से सिलेंडर बुकिंग, रेलवे से जुड़े इन नियमों में होगा बदलाव। आपके लिए है जानना बेहद जरूरी। विभिन्न चीजों से जुड़े नियमों में किसी भी तरह के बदलाव अमूमन अगले महीने की पहली तारीख से ही होते हैं। इसी तरह से 1 नवंबर 2020 से विभिन्न नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह सिस्टम लागू किया जा रहा है। गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए हो गया है ओटीपी अनिवार्य 1 नवंबर से। वहीं आपको बता दें कि इंडियन गैस ने गैस बुकिंग के लिए अपना नंबर बदल दिया है। कंपनी ने पूरे देश के लिए एक ही नंबर 7718955555 जारी कर दिया है। इससे पहले अलग अलग सर्किल के लिए अलग अलग नंबर थे, मगर अब इंडियन गैस के ग्राहक हैं तो आपको सिलेंडर की बुकिंग कराने के लिए एक ही नंबर 7718955555 पर कॉल या एसएमएस करना होगा। इससे इंडियन के देश भर के ग्राहकों को काफी अधिक सहूलियत होने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सरकारी तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर निर्णय करती हैं। घरेलू एलपीजी गैस के ग्राहकों को 1 नवंबर को कीमतों के मामले में राहत मिल सकती है या फिर इसका झटका भी लग सकता है। वहीं आपको बता दें, भारतीय रेलवे देश भर में ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव करने जा रहा है। इससे पहले ट्रेनों की समय सारणी में 1 अक्टूबर से बदलाव देखने को मिलता था, लेकिन इस बार 31 अक्टूबर से समय सारणी से परिवर्तन का फैसला किया गया है। इसका मतलब है कि 1 नवंबर से आपको यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के शेड्यूल पर गौर करना होगा, तब आपको यात्रा करनी होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ हमारी जो अगली बड़ी खबर, सोने के दाम में आई है कमी, चांदी भी हुई है काफी सस्ती। जाने दाम। सोने एवं चांदी की कीमतों में गुरुवार को कमी देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत में गुरुवार को 121 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे दिल्ली में सोने का भाव 50,630 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। इससे पहले
इससे पिछले सत्र में सोने की कीमत 50,751 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही थी। वहीं आपको बताते चले कि पिछले सत्र यानी बुधवार को चांदी की कीमत 61,375 रुपए प्रति ग्राम पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के भाव में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने का मूल्य गुरुवार को 1,878 डॉलर प्रति औंस पर रहा। इसी तरह चांदी की कीमत $23.30 प्रति औंस पर रही। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना मामले में बीएमसी ने वकील को दिए 82 लाख रुपए की स्कीम। कंगना ने कही ये बात। हॉलिया रिपोर्ट के अनुसार कंगना रनौत के बंगले के डिमोलिशन मामले में कोर्ट में कंगना के खिलाफ मामले में अपीयर होने के लिए वरिष्ठ वकील को 82.5 लाख रुपए लीगल फीस के तौर पर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चलें, पीएम मोदी ने की फ्रांस में हमले की निंदा। बोले आतंक के खिलाफ हमारा पूरा सपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए फ्रांस में हुई आतंकी वारदात की निंदा की। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर गुरुवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में आज फ्रांस के एक चर्च में हुए हमले पर भी दुख प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत हमेशा फ्रांस के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में लिखा कि मैं फ्रांस में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। इसमें एक चर्च के अंदर नीस में हुए जघन्य हमले भी शामिल हैं, उसमें जिसकी मैं निंदा करता हूं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 16 नवंबर से खुलेगा भगवान अयप्पा का कपाट, सीमित संख्या में प्रवेश की इजाजत। दुनिया भर से केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा का दर्शन करने के लिए उनके भक्त हर साल नवंबर से जनवरी तक पहुंचते हैं। इस बार सबरीमाला मंदिर में तीर्थ यात्रा सीजन 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। भगवान अयप्पा का कपाट भी इसी दिन पहली बार अपने भक्तों के लिए खुलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए इस बात की सूचना दी गई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आने की है आशंका। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी जा रही है और यही वजह है कि भारत में कोरोना वायरस रोगियों की संख्या बढ़कर 80 लाख के पार भी पहुंच रही है। हालांकि ठीक होने की भी दर सही है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के 5,902 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण का कुल आंकड़ा 16,66,668 पहुंच गया है, जबकि इस घातक बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 43,710 हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की आशंका है। दिल्ली सरकार आगामी एक सप्ताह तक दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामलों का आकलन कर रही है। इस सरकारी आकलन के बाद कोरोना की तीसरी लहर के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के मुद्दे पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा कि मेरे ख्याल में अभी एक सप्ताह इंतजार करना होगा, उसके बाद ट्रेंड बता सकेंगे। इसको कोरोना की तीसरी लहर करना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह तीसरी लहर हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको हमारे साथ बने रहना इस बुलेटिन में और पूरा देखना है, तभी आपको सभी खबरें पता चल पाएंगी। और ये जो खबरें हैं वो आपको बता दें कि जो भी खबरें हैं वो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। और भी आपको बता दें कि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारा सहयोग करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार ने राज्य में स्कूलों की फीस 40% घटाकर भाजपा शासित प्रदेशों को दिया है संदेश। कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अभिभावकों को राहत दे दी है। इतना ही नहीं, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने इस फैसले से अन्य राज्यों की भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी बड़ा संदेश दिया है। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने निजी स्कूलों की फीस में 40% तक कटौती का आदेश सुना दिया है। तो ये तो बेहद अच्छी बात है वहां के बच्चों के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण फैलाने पर 1 करोड़ जुर्माना और 5 साल तक की जेल। दिल्ली एनसीआर में लोगों की जान आफत में डालने वाले वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया कानून बनाया है और इसके तहत कड़ी सजा के प्रावधान भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत अब प्रदूषण फैलाने के अपराध में 5 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बुधवार की रात को यह अध्यादेश जारी कर दिया गया है। इस साल पहली बार दिल्ली की वायु गुणवत्ता पहुंची गंभीर श्रेणी में। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा गंभीर है वहां की जो वायु की गुणवत्ता है। तो इस प्रकार से अब शायद ही इतना जब जुर्माना है, 5 साल की सजा है, तो शायद ही कुछ वहां की जो क्वालिटी है उसमें कुछ सुधार है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
निकिता तोमर के पिता बोले, मैं चाहता हूं आरोपी को फांसी की सजा मिले। बल्लभगढ़ में जो कांड हुआ था, आप सबको पता होगा कि निकिता तोमर की हत्या के 3 दिन बाद उनके पिता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि निकिता की हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा मिले। उन्होंने कहा है कि मुझे देश की न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये जांच एजेंसियों द्वारा केस की हैंडलिंग पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा है कि निकिता की हत्या को लेकर सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, तो आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, इसीलिए सजा दिलाने में देरी का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिया है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, मौसम का बदला मिजाज। गुरुवार 1994 के बाद सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हो चुका है। अक्टूबर बीतते बीतते मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है और यही वजह है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम में आए इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से छुटकारा मिला है, वहीं अब धीरे धीरे गुलाबी ठंड का भी असर देखने को मिल रहा है। कुलदीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 1994 के बाद अक्टूबर के महीने में सबसे कम था। सरकार ने एनसीआर और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग गठित करने संबंधी एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो आपको बता दें कि यह आयोग वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित समस्याओं के समाधान, समन्वय, अनुसंधान और पहचान करने की दिशा में काम करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें, फ्रांस में एक बार फिर लगा लॉकडाउन। मैक्रो का राष्ट्र के नाम संबोधन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने देश में दूसरी बार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, जो कम से कम पूरे नवंबर माह तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर में बीते हफ्ते 20 लाख केस दर्ज किए गए। यहाँ पर दूसरी बार कोरोना वायरस ने कहर बरपाया है। कम समय में यहाँ पर बहुत ज्यादा मामले सामने आए हैं। WHO के अनुसार लगातार दूसरे हफ्ते में यूरोप में सबसे ज्यादा 13 लाख मामले सामने आए हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वहां पर दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें, यूपी को लेकर बड़ी खबर। राप्ती मुख्य नहर सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना, कई गांव के किसानों को मिलेगा सिंचाई का साधन, अपर मुख्य सचिव का कहना। जी हां, आपको बता दें कि बलरामपुर के 1 दिवसीय भ्रमण के दौरान कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी व सिंचाई विभाग, ये बलरामपुर की बात है, जी हां, जिलाधिकारी व सिंचाई विभाग के संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सरयू नहर परियोजना से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। सरयू नहर परियोजना का राप्ती मुख्य नहर का महत्वपूर्ण भाग है। राप्ती मुख्य नहर के निर्माण में वन विभाग की भूमि अधिग्रहण में आ रही है। समस्याओं के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश अपर मुख्य सचिव ने DFA को दिया है। वहीं आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव ने कहा कि यह शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना है और इस परियोजना से कई गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव द्वारा राप्ती मुख्य नहर के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव ने नहरों की सफाई को लेकर भी कई बातें की हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ बड़ी खबर, यूपी के ये 3 विधायक नहीं डाल पाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 9 नवंबर को होगा, इसी दिन परिणाम आएगा। 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में मौजूदा सदस्यों की संख्या 395 है, जिनमें से 3 विधायक जेल में, जो राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। इनमें मऊ से बसपा विधायक मुख्तार अंसारी, रामपुर से सपा विधायक तजीन फातिमा और ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्र शामिल हैं। यह सभी अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां की पत्नी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में रामपुर से विधायक चुनी गई थी। राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट मामले में तजीन फातिमा, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम और आजम खां जेल में बंद है। वहीं आपको बताते चले कि भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से विधायक विजय मिश्रा सलाखों के पीछे हैं। विजय मिश्र गुंडा एक्ट में जेल में बंद है। विधायक पर मारपीट करने और जमीन कब्जाने का आरोप है। तो इस प्रकार से ये तो जेल में बंद है, नहीं डाल पाएंगे वोट। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने लिए 3 बड़े फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट और CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में आज 3 बड़े फैसले किए गए। जी हां, आपको बता दें कि एथेनॉल की कीमतों में वृद्धि की गई है। सरकार ने एथेनॉल की कीमतों में 5 से 8% की वृद्धि का फैसला ले लिया है। बता दें कि शुगर से बनने वाले एथेनॉल की कीमत अब 62.65 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इसके अलावा बी हैवी और सी हैवी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं नंबर 2, जूट
पैकेजिंग को लेकर ऐलान किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में जूट पैकेजिंग को लेकर बड़ा फैसला। जानकारी मिल रही है कि खाद्यान्न के सामानों को अब जूट के बैग में पैकिंग की जाएगी। हालांकि इससे आम आदमी को कितना खर्चा उठाना पड़ेगा, इसके लिए सरकार ने भी फैसला नहीं लिया है। नंबर 3, डैम को लेकर फैसला किया गया है। जानकारी मिल रही है कि सरकार ने 736 बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार के लिए बाहरी सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना पर 10,211 करोड़ रुपए का खर्चा भी आ रहा है। तो इस प्रकार से 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। इस प्रकार से ये थे आज के मुख्य समाचार। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए JK न्यूज़ हैंडडम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी तरह से सहयोग करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें।